नमस्कार। हाल के दिनों में आपने देखा है कि कहीं से एजेंडा में शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो कहीं से सेंटर में आ गई है और ये अच्छी बात है। जो मार्जिनलाइज लोग थे उनको लेके उनको साधने के चक्कर में सारी बड़ी पार्टीज उनको कम से कम इलेक्शन के समय ही थोड़ी तवज्जो दे रही हैं। इसी के चलते आज देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, कोविंद जी। आपको हाल फिलहाल के दिनों में अगर याद हो तो बिहार में जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और फिर जब उनकी मतलब जब वो वापस नीतीश बने और वो सब दिक्कत हुई तो वो भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने बिहार का विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। आज जब भारत आज़ाद हुआ तो जो दलित पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नाम थे वो जगजीवन बाबू थे, लेकिन जगजीवन बाबू दलित पॉलिटिक्स के साथ साथ एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत समझबूझ वाले राजनेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें एक संभावित पीएम उम्मीदवार के रूप में जगजीवन बाबू का नाम भी था, लेकिन चूंकि उस समय मोरारजी देसाई उनसे बहुत सीनियर थे, इस तरह के लोग थे आंदोलन में। चूंकि जगजीवन बाबू पूरे समय तक सरकार में रहे थे 75 से 77, उसके जस्ट पहले इमरजेंसी खत्म होने के इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी। तो शायद चूंकि वो 77 में उस आंदोलन से निकले हुए लोगों की बात होती थी तो इसलिए वो शायद नहीं बन पाए थे, क्योंकि फिर मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह और जो एक उस समय नाम और चला था चंद्रशेखर जी का। आज के जो मुख्य प्लेयर हैं उस मुख्य प्लेयर में सबसे बड़ा नाम इस समय पिछले 10-5 वर्षों में काशीराम जी का रहा है। काशीराम जी की एक बहुत बड़ी वो खासियत ये रही कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए जमीन तो तैयार करते रहे, लेकिन कभी वो खुद इलेक्शन वाले पॉलिटिक्स में नहीं आए, ना उन्होंने कोई पद स्वीकार किया। तो उन्होंने इस काम को एक मिशन के रूप में किया था। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत से लोग आए। आज मायावती जी एक मुख्य किरदार के रूप में उस शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स को लीड करती हैं। उसी तरह से दो लोग और हैं, एक रामदास अठावले हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं और एक रामविलास पासवान हैं जो बिहार से आते हैं। लेकिन रामविलास पासवान और रामदास अठावले की थोड़ी इमेज आज की तारीख में वो पेनिट्रेशन नहीं है। वो हो सकता है कि अपने जहाँ से वो चुने जाते हैं वहाँ का गणित, वहाँ के लोगों के बीच में वो पॉपुलर हों, काम करते हों, वहाँ तो जीत जाते हों, लेकिन अब उनकी वो से नहीं रह गई है कि वो उनको ले जाके आप किसी भी राज्य में उनको दिखा के वोट मांग लीजिए। जैसे अगर हाल के दिनों में आपने देखा तो योगी जी को पिछले चुनाव में एज अ बीजेपी मॉस्कॉट, हिंदू मॉस्कॉट के रूप में उनको गुजरात में बहुत घुमाया गया, उनको कर्नाटका में बहुत घुमाया गया, उनको नॉर्थ ईस्ट में घुमाया गया, क्योंकि उनके घुमाने से ऐसा हो रहा था कि हिंदू वाले वोट एक जगह सहेजे जाएंगे। लेकिन ये वाला काम ये वाला करिश्मा न रामविलास पासवान जी के पास है और न रामदास अठावले के पास है। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट के नाम पे अगर कहीं कोई जाके सभा कर सकता है और उस सभा को कर सकता है तो वो मायावती जी हैं। मायावती जी ने दिखा भी दिया था, कर्नाटका में उनके एक मंत्री भी हैं। अब इससे हटके एक सेकेंड बात यह आती है कि एक न्यू जनरेशन भी अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5 साल एक बहुत ही युवा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को लीड किया, अखिलेश यादव जी ने, और हर जगह एक यंगर जनरेशन जिसका उस आज़ादी की लड़ाई से वो कनेक्ट नहीं है, जो आज ज़्यादा मूलभूत चीज़ों को अपने सामने रख के, आज उनकी ज़रूरतों को सामने रख के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। वो रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने देखा जब गुजरात में जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, ये सब लोग एक जगह जुटे थे और आज की तारीख में कोई कुछ कहे, लेकिन इनको एक जगह आने से, एक प्लेटफॉर्म के आने से
जो एनडीए के सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी थोड़ा विचलित तो हुए ही थे। उसी तरह से एक नाम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से उभरा है रिसेंट टाइम्स में। चंद्रशेखर आजाद रावण जाटव हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट में भी जो जाटव हैं वो करीब 50% होते हैं यूपी में। मतलब 21% शेड्यूल कास्ट के टोटल आबादी के अंदाजन करीब 10-10.5% जाटव हैं। दूसरा यह है कि ये भी जाटव हैं और मायावती जी भी जाटव हैं, तो दोनों लोग एक ही मतलब कम्युनिटी से आते हैं और दोनों लोग वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये कॉमनैलिटी मैं आपको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्रेजुएट हैं लॉ में, मतलब लॉ के स्नातक हैं, और इन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन की बात ये बार बार कहते हैं। इन्होंने भीम आर्मी उसको कहा जाता है, लेकिन उस संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। और जिन लोगों के, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, पिछले वर्ष 2017 में मई में शब्बीरपुर गांव, सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में एक दलित वर्सेस अपर कास्ट, वो ठाकुर जात के बीच में एक झगड़ा हुआ था। उसको लेके एक किसी की मृत्यु भी हुई थी एक जात विशेष से। मई 2017 की उस आपसी जाति हिंसा के बाद जून 8 को चंद्रशेखर आजाद और रावण को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके ऊपर करीब उस समय जो 5 केस चल रहे थे, उस 5 केस में 4 केस में जमानत मिल गई थी। और इनको जब 2 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने जब जमानत दी, तो उसने लिखा कि इनको गलत फंसाया गया है और उनके विरुद्ध ये जो चार्जेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये ऑब्जर्व किया था हाई कोर्ट ने अपनी बेल एप्लीकेशन ग्रांट करते हुए। लेकिन 2 को इनको बेल हुई, 3 को इनके ऊपर एनएसए या रासुका, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रोक लिया गया। अब रासुका का ये समझ लीजिए कि रासुका में 3-3 महीने का एक्सटेंशन मिलता चलता है। 1 साल तक आप बिना मुकदमा चलाए, बिना कारण बताए, बिना चार्जशीट के किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं। तो 3 नवंबर से हुआ था और 1 साल शायद पहली या दूसरी नवंबर 2018 में कंप्लीट हो रहा था। उनको एकदम से 14 सितंबर 2018 को चंद्रशेखर आजाद रावण को एकदम से छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ा गया और उसके पीछे क्या पॉलिटिकल कारण थे, इस पे आने से पहले थोड़ा सा इस शेड्यूल कास्ट आंदोलन की थोड़ी सी बात समझ लीजिए। ये जो भीम आर्मी है ये करीब 7 राज्यों में है, मतलब 7 राज्यों में इनका संगठन है और वो भी मूल रूप से हिंदी भाषी। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, और ये ठीक ठाक संगठन इन लोगों के हैं। इस भीम आर्मी का जो मुख्य एक काम है, ये महिलाओं को भी संगठित किया है। तो अभी तक किसी दल ने बहुत ठीक से महिलाओं के बीच काम नहीं किया था, इन्होंने महिलाओं के बीच में खूब ठीक से संगठन बनाया है अपना। दूसरा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पे ये बच्चों को, मतलब दलित शेड्यूल कास्ट बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या जहां पे उनको नौकरी मिल सकती है, इस तरह की चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है, ऐसा क्लेम है उन लोगों का कि 300 से ज्यादा सेंटर उत्तर प्रदेश में चलते हैं। जून 8 में जब ये गिरफ्तार हुए तो इनके साथ करीब 42 लोग और गिरफ्तार हुए थे और इनके ऊपर कुल 30 मुकदमे उस दंगे के समय इनके ऊपर चलाए गए थे, चंद्रशेखर जी के ऊपर। वो 30 मुकदमे में धीरे धीरे इनको एक एक में बेल मिल गई और जो 42 इनके साथी 8 जून 2017 में बंद हुए थे, वो 2 नवंबर 2017 आते आते उसमें से करीब सब छूट गए थे। एक कमल वालिया और सोनू पहलवान इसमें नहीं छूटे थे, और सोनू पहलवान जो इनके बहुत ही खास थे, उनको और इनके ऊपर एनएसए 3 नवंबर 2017 को लगा दिया गया था। भीम आर्मी के संस्थापक जो चंद्रशेखर रावण हैं, ये अपने को कहते हैं कि इनके जो रोल मॉडल हैं या जिनसे ये इंस्पिरेशन लेते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं,
काशीराम हैं। ये भगत सिंह को भी अपना आइडल मानते हैं और नेल्सन मंडेला को भी अपना आइडल मानते हैं। तो कहना सिर्फ यह है कि इनका पर्सपेक्टिव, इनका विजन थोड़ा ब्रॉडर है, मतलब इंटरनेशनल जो दमन की बात है या कहीं है, उस इंटरनेशनल आंदोलन से भी अपने को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ये लोग सारे लोग इनकी सभाओं में नीली कैप लगाई जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें, ये नीली कैप को क्यों कहा जाता है, जैसे जब दलित लोग इन लोग मिलते हैं तो इनका वो है जय भीम करके अभिवादन करते हैं। जैसे राम मंदिर के आंदोलन के चरम पे जय श्री राम आ गया था, तो जब उस समय लोग मिलते थे जय श्री राम, हालांकि जय श्री राम बहुत पुराना था, राम राम था, लेकिन जय श्री राम आंदोलन। उसी तरह से जय भीम द्योतक है उस शेड्यूल कास्ट आंदोलन का। ये लोग नीले रंग की कैप पहनते हैं, और नीले रंग की कैप पहनने के पीछे जो भावना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादातर नीले कपड़े पहनते थे, और वहाँ से कहीं इन लोगों को ये लगता है कि उस नीले रंग इनको इंस्पायर करता है। अब बात आती है चंद्रशेखर रावण जी को छोड़ने की। ऐसा है कि बीजेपी इस समय बहुत डेस्परेट है कि उसको एक कोई वोट उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि एक ज़माने में जब जात वाली जब आप पॉलिटिक्स हो रही है, जब जात के नाम पे वोट दिए जा रहे हैं, तो 21% के करीब जो वोटर हैं दलित समाज शेड्यूल कास्ट के, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी का डेस्परेशन है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी को अभी रिहा करके, हालांकि अगर चंद्रशेखर को 14 सितंबर को नहीं रिहा करते तो उनको 1 नवंबर को तो रिहा होना ही था, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वो उनका डिटेंशन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो अगर छोड़ के उनको कहीं से, उन्होंने एक दांव ये खेला है, 2 चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं। पहली, जो भी उनके वो हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को किसी भी तरह से थोड़ा सॉफ्ट कर लिया जाए बीजेपी की तरफ, वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मेरा ध्येय बीजेपी को हराना, मेरा ध्येय बीजेपी को हराना है। दूसरी बात जो चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कहते हैं रावण जी, कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, मेरा तो सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने का एजेंडा है, और जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं मैं उनका इनडायरेक्टली सपोर्ट करूंगा। और इसी क्रम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मायावती जी तो मेरी बुआ हैं, मतलब बुआ जैसी हैं। हालांकि इस पे मायावती जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कोई बुआ भतीजे का कोई रिश्ता नहीं है, और उस पर वो थोड़ा गुस्सा भी हुई थी। मायावती जी को कहीं ये लगता है कि ये 30 वर्ष के चंद्रशेखर रावण, उनसे दुगनी उम्र की मायावती जी जो 60-62 वर्ष की हैं, उनके उस वोट बैंक को तो कहीं चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल मायावती जी को नई जो जनरेशन है उसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, या उनको छोड़ के रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये इंटरनेट जानती है, ये दुनिया जानती है, ये नए चीज़ें जानती हैं, और उस तरह से ये अपने को कहीं पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि इस भीम आर्मी को लेके एक जनरल रोष है, अपर कास्ट में खास करके लगता है कि भीम आर्मी कैसे बना सकते हैं। एक बहुत मूल प्रश्न है, और इसका उत्तर सब लोग अपने अपने को दें। अगर करणी सेना बन सकती है तो भीम आर्मी बनने में कौन सी दिक्कत है? अगर करणी सेना जस्टिफाइड है तो भीम आर्मी भी जस्टिफाइड है, क्योंकि दोनों लोग अपने लोगों के अधिकारों को, हितों की सुरक्षा करने के लिए बने हैं, जैसा कहा जाता है। बीच में यह भी समझ लीजिए कि एक बड़ी रैली मेरठ में हुई थी इनके छूटने से पहले, जिसमें दलित और मुस्लिम को एक जगह लाने की कोशिश की गई थी। आपकी सब जानकारी के लिए बता दें कि सहारनपुर जिला जहां से ये आते हैं चंद्रशेखर रावण, वहां पे 42% मुस्लिम आबादी है और 22% शेड्यूल कास्ट की आबादी है, मतलब दोनों मिलकर 66% हो रहे हैं। तो ये अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहां पे किसी भी पार्टी की दाल गड़ना मुश्किल है। जहां पे भी ये कॉम्बिनेशन रहेगा उसी की बात वो होगी। वो अलग बात है कि मायावती जी का जो उनका स्ट्रांग होल्ड था सहारनपुर, वहां पे उन 5 विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी में वो 2017 का कोई भी विधायक नहीं जीत पाई थी। इन लोगों का एक जो सपना है इस भीम आर्मी के लोगों का, और
वो सपने के अनुसार अगर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम एक जगह आते हैं तो उसके लिए वो बार बार एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि मजलूमों को जो सताए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों को जो सबक सिखाए उसे भीम आर्मी कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।